वेलकम बैक। तो पिछले वीडियो में आपने लर्निंग आउटकम 1 की जो सॉल्यूशंस थे वो देखे थे और इस वीडियो में हम देखेंगे मिराकी मैथमेटिक्स क्लास 7 के लर्निंग आउटकम 2 यूनिट 1 इंटीजर्स के। तो पेज नंबर 11 और 12 के सॉल्यूशंस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। लेट्स गेट स्टार्ट। तो इसकी है एक्सरसाइज पेज नंबर 11 और 12 कंपलसरी क्वेश्चंस। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपलसरी क्वेश्चन से। इसका पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, डिवाइड करना है हमें -884 को -17 से। तो देखिए -884 को -17 से डिवाइड करना, तो दोनों ही नेगेटिव नंबर्स हैं। तो सबसे पहले इनको a बाई बी की फॉर्म में लिख लिया, तो ये इस फॉर्म में ये इस तरह से लिखे जाएंगे। तो जो हमारा रिजल्टेंट नंबर आएगा वो 52 है। तो 52 जो है वो प्लस का साइन का होगा, या चाहे आप उसके आगे साइन ना लगाओ तो ऑटोमेटिकली वो प्लस का ही होता है। और अदरवाइज़ अगर आप मेंशन करना चाहते हो तो आप प्लस का साइन यहाँ पे आगे लिख भी सकते हो। लेकिन जो इसका साइन है वो प्लस का क्यों है? क्योंकि दोनों माइनस के हैं। अगर आपने एनसीईआरटी वाली वीडियो ध्यान से देखी है तो उसमें मैंने रूल्स बताए हैं डिवीज़न के, कि माइनस और माइनस को जब हम डिवाइड करते हैं, नेगेटिव और नेगेटिव नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्टेंट जो है वो प्लस का नंबर आता है। मतलब साइन हमारा कैसे डिसाइड होता है, जब भी हमारा नंबर जो है उनका साइन डिफरेंट होगा तो हमारा नेगेटिव नंबर आएगा, और जब भी उनका साइन सेम होगा, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो, तो हमारा रिजल्टेंट नंबर प्लस का आता है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट बी। इसके पार्ट बी में हमें दिया गया है -108 को 18 से डिवाइड करना है। तो -108 डिवाइड बाई 18 हो गया। अब ये जो है ये यहाँ पे माइनस का आएगा, यानी कि -6 देगा। 108 को 18 से आपने डिवाइड कर दिया और साथ में आंसर आप लिखोगे -6। उसी तरह से पार्ट सी में 405 को -27 से कर रहे हो, तो ये 405 प्लस का है और 27 माइनस का है, तो आंसर क्या होगा? माइनस का 15। क्योंकि देखो बाकी तो ये डिवीज़न ही है, डिवीज़न तो आपको पता ही है, आप करते आए हो पिछली क्लासेस में, लेकिन मेन इसके अंदर साइन का ही है जो आपने देखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स, कि 84 डिवाइड बाय ब्लैंक दिया हुआ है इज इक्वल टू 12, कि 84 को किससे डिवाइड करें कि आपका रिजल्ट जो है वो 12 है। तो हमने कंसीडर कर लिया कि वो नंबर x है, तो ब्लैंक की जगह पे मैं लिख दूँगी x। तो अब 84 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 12 बाई 1 हो गया। इसको हम a बाई बी की फॉर्म में लिखेंगे, 84 बाई एक्स इज इक्वल टू 12 बाई 1। अब आप इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 84 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, और x चला जाएगा यहाँ पर 12 की पोजीशन पे, और 12 आ जाएगा यहाँ x की पोजीशन पे। तो यानी कि x क्या हो जाएगा आपका 84 डिवाइड बाई 12। तो 84 बाई 12 दोनों ही प्लस के हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका 7। तो 7 आपका आंसर है। अब इसे फिल इन द ब्लैंक में आप ऐसे फिल कर लो, तो ये आपकी इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो पार्ट बी। पार्ट बी में हमें दिया गया है 189 डिवाइड बाय फिल इन द ब्लैंक इज इक्वल टू -9। अब देखो यहाँ पे दोनों का साइन अलग आ गया, 189 प्लस का है और -9 जो है वो माइनस का है, लेकिन तरीका हमारा सेम ही है, तो हम फिर से वही x कंसीडर करेंगे और वही 189 बाई एक्स इज इक्वल टू -9 बाई 1 हो गया। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 189 1 से मल्टीप्लाई होगा और x जो है वो -9 की पोजीशन पे आ जाएगा और -9 x की पोजीशन पे, तो +189 बाई -9 हो गया। अब दोनों माइनस के होते तो प्लस का हो सकता था, लेकिन दोनों का साइन अलग है, तो नंबर हमारा नेगेटिव आएगा, और डिवाइड करने पे 21 आया है, तो टोटल क्या हो गया -21। तो -21 जो है आपका आंसर है। पार्ट सी में है ब्लैंक डिवाइड बाई 19 इज इक्वल टू 8, कि 19 को किससे डिवाइड करें कि 8 है। x कंसीडर कर लिया, x डिवाइड बाई 19 इज इक्वल टू 8, तो x बाई 19 इज इक्वल टू 8। अब इसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 1 से और 19 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 से, तो इसका रिजल्ट आएगा आपका 152। यही आपका आंसर है। अब देखो पार्ट डी में है ब्लैंक डिवाइड बाई -5 इज इक्वल टू 25। तो ब्लैंक की जगह अगर मैं x लिखूँ तो x
डिवाइड बाय -5 इज इक्वल टू 25 है, तो x बाय -5 इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 1, फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x मल्टीप्लाई होगा 1 से और 25 मल्टीप्लाई होगा -5 से, तो मल्टीप्लाई करके क्या आया -125। तो यहाँ पे आप -125 फिल करोगे पार्ट टी में। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि आपको इस स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करना है और कमेंट करना है अपना आंसर। तो देखो फर्स्ट पार्ट में क्या है, -6 + 5 ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है, इसे हमें डिवाइड करना है -2 + 1 से, जो अनदर स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो -6 + 5 क्या हो जाएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल्स को अगर अप्लाई करोगे तो दोनों का साइन अलग है, तो सब्ट्रैक्ट होंगे तो 1 आएगा, लेकिन 6 जो है वो बड़ा है और वो माइनस का है, तो -1 लिखेंगे। उसी तरह से -2 + 1 को भी आप सॉल्व करोगे तो सेम यही है, यहाँ पे भी -2 + 1 इनका डिफरेंस आएगा और -2 बड़ा है और माइनस का है, तो -1 आएगा। अब माइनस के नंबर को माइनस से डिवाइड किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया और न्यूमेरिकली डिवाइड करने पे 1 है, तो 1 आंसर हो गया आपका। अब देखो पार्ट बी में है -36 डिवाइड बाय -9, इसको डिवाइड करना है -28 डिवाइड बाय 7। तो -36 डिवाइड बाय -9 इसको डिवाइड करना है -28 डिवाइड बाय 7 से, तो ये हो जाएगा आपका 4। अब 4 को डिवाइड करना है -4 से, तो 4 को -4 से जब डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका -1। क्यों माइनस का है ये आपको बता दिया है रूल्स में कि दोनों का साइन डिफरेंट है। अब देखो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, इसने पूछा है कि प्रियंका पेड ₹192 टू एडमिट हर सेल्फ एंड 2 ऑफ हर फ्रेंड्स टू अ साइंस म्यूजियम, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ ईच एडमिशन। कह रहे हैं कि कोई पर्सन है, उसने 192 रुपीज़ पे किए हैं अपने लिए और 3 लोगों के और किसी साइंस म्यूजियम में एंट्रीज करने के लिए, तो एडमिशन किया उन्होंने साइंस म्यूजियम में। तो वो ये कह रहा है कि उसकी कॉस्ट बताओ कि एक एडमिशन की कितने फ़ीस लगी है। तो देखो प्रियंका को इंक्लूड करके कितने लोग हो गए, एक तो प्रियंका हो गई और 2 उसके फ्रेंड्स हो गए, तो टोटल कितने लोग हो गए 3। और 3 का उन्हें अमाउंट कितना पे किया है 192, तो 192 को आप 3 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा ₹64 पर पर्सन उसने पे किया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है राइट 3 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a and b सच दैट a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू -2 एंड 1 सच पेयर इज 6 and -3। देखो फ्रेंड्स ऐसे तो बहुत सारे पेयर्स हो सकते हैं, मतलब कि अगर किसी 2 नंबर्स को डिवाइड करके एक रिज़ल्ट आ रहा है तो ऐसे इन्फिनाइट नंबर ऑफ पेयर्स हैं, कितने भी लिख लो। इनमें से 3 पेयर्स उसने हमसे पूछे हैं तो हम कोई भी 3 लिख देंगे। तो देखो आप ऐसे नंबर चूज़ कर लो जिनको डिवाइड करने पर 2 रिज़ल्ट आए और उनमें उनका साइन डिफरेंट हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें रिज़ल्ट क्या चाहिए, -2 चाहिए है ना, तो -2 कैसे आएगा जब दोनों का साइन डिफरेंट होगा। तो अब देखो 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, लेकिन मैंने पहले पेयर में क्या किया, 4 को प्लस का लिया और 2 को माइनस का। सेकंड पेयर में क्या किया, मैंने 4 को माइनस का कर दिया और 2 को प्लस का कर दिया। डिफरेंस क्या है, रिजल्ट तो -2 चाहिए ना। अब देखो थर्ड पेयर मैंने यहीं से उठाया है जो इसने दिया था 6 and -3, तो 6 and -3 से को मैंने इसी को चेंज कर दिया, तो -6 और 3 कर दिया, यानी कि -6 और 3, तो साइन अभी भी डिफरेंट है और डिवाइड करने पे 2 आता है, तो थर्ड पेयर आपका हो गया -6 और 3। तो ये आपका आंसर है। कंपल्सरी क्वेश्चन हो गए हैं आपके कंप्लीट। अब देखते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के अंदर हमें फर्स्ट दिया हुआ है डिवाइड करना है -1024 को -32 से। तो अब देखो दोनों का साइन माइनस का है तो क्या रिजल्ट आएगा 32 आंसर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। अब पार्ट बी में क्या है 15625 को डिवाइड करना है -125 से, तो दोनों का साइन क्या है डिफरेंट है और न्यूमेरिकली डिवाइड करने में 125 आया, तो -125 आपका आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें बोला गया है कि मिसिंग नंबर फाइंड आउट करो जो ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई करता हूँ कि किस नंबर को डिवाइड करें 256 से कि आपका रिजल्ट जो है -2 है। तो वही क्या मैंने x कंसीडर कर लिया, तो x डिवाइड बाई 256 इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 1। अब कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x ही रहेगा, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर लो तो वही रहता है। लेकिन -2 किससे मल्टीप्लाई होगा 256,
तो -2 इंटू 256 क्या हो गया आपका -512, और -512 इसका मतलब क्या है, -512 को जब आप डिवाइड करोगे 256 से तो -2 आपका आंसर आएगा। तो आंसर क्या है आपका -512, या फिर इस पूरी स्टेटमेंट को फिल करोगे तो वो पूरी स्टेटमेंट आपका आंसर है। अब देखो पार्ट बी के अंदर है -345 को डिवाइड करना है आपको किसी नंबर से कि आपका रिज़ल्ट 15 आना चाहिए। तो मैंने x कंसीडर कर लिया और डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 15/1, तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई, सेम रूल इज़ सेम बट नंबर्स एंड कैलकुलेशंस आर डिफरेंट। तो -345 1 से मल्टीप्लाई होगा और x और 15 जो है रिप्लेस हो जाएंगे, x यहाँ पे आ जाएगा और 15 जो है x की जगह पे -345 को डिवाइड करेगा। तो -345 को 15 से डिवाइड किया तो न्यूमेरिकली 23 आया और दोनों का साइन डिफरेंट था तो इसलिए -23, यही आंसर है। अब देखो क्वेश्चन 3 के अंदर है कि सिंप्लीफाई करना है आपने इस सॉल्यूशन को। तो 296 को डिवाइड करोगे -2 से और -148 को डिवाइड करोगे 2 से। तो 296 को डिवाइड किया -2 से और उसे डिवाइड किया -148 डिवाइड बाय 2। तो इनको डिवाइड करके आया -148 और -148 को 2 से डिवाइड करके आया, ये वाला 148 है उसकी बात नहीं करी। -148 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा -74। अब -148 को इस वाले -148 को आपको डिवाइड करना है -74 से, तो ये इसको 2 पे कट करेगा और दोनों ही नेगेटिव हैं तो प्लस का 2 आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि राहुल बोरोड ₹150 पर मंथ फ्रॉम हिज मदर टू पे फॉर द आर्ट सप्लाईज ही नीडेड फॉर एन इवनिंग क्लास। एट द एंड ऑफ द कोर्स ही ऑर्ड हिज मदर ₹600। हाउ लॉन्ग वाज द कोर्स। वही कह रहा है कि राहुल को कोई कोर्स करना था कुछ इवनिंग क्लास में, तो उसने अपनी मम्मा से बोरो किए पैसे फॉर आर्ट सप्लाईज़ के लिए। तो वो कह रहा है कि एवरी मंथ उसने ₹150 बोरो किए हैं और जब उसका कोर्स कंप्लीट हुआ तो 600 रुपीज़ वो अपनी मम्मा से ले चुका था। तो अब वो ये बताओ कि कितने मंथ्स तक या कितने टाइम तक उसका कोर्स जो है वो चला है। तो देखो कि सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि 1 मंथ के अंदर बोरो कितने किए हैं 150 और टोटल अमाउंट कितनी बोरो की है 600। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूँ, 600 को 150 से डिवाइड करूँ तो 4 मंथ्स मेरा आंसर हो जाएगा। 4 मंथ्स तक उसका कोर्स जो था वो चला था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में है कि टेम्परेचर एट 12 नून इज़ 25 डिग्री सेल्सियस अबव ज़ीरो, कि 12 नून को आपका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, अबव ज़ीरो मतलब प्लस का 25। इफ़ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ -5 पर आवर, तो -5 डिग्री पर आवर के हिसाब से ये डिक्रीज़ हो रहा है मिडनाइट तक। मिडनाइट मतलब 12 o'clock 00। तो फाइनल टेम्परेचर, तो व्हाट वुड बी द टेम्परेचर व्हेन एट व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो। वो कह रहा है -12 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर कब पहुंचेगा। तब उसने हमें कुछ टाइमिंग नहीं दिया, बस ये बोला है कि ये टेम्परेचर आपका अचीव कब होगा। तो देखो टोटल डिक्रीज़ कितना हो गया, -12 आप फाइनल पोजीशन पे हो और स्टार्ट कहाँ से हुई तो 25 से, तो -12 से -25 किया तो -37 आ गया। अब ये -37 आपको टोटल डिक्रीज़ करना है और इसका रेट क्या है -5 डिग्री सेल्सियस। तो -37 को आप -5 से जो है डिवाइड करोगे तो माइनस माइनस दोनों कट करेंगे और 7 इसे 2/5 आवर्स हो जाएगा। तो 2/5 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आवर्स को आप मिनट में कन्वर्ट करो तो 24 मिनट्स आएगा ये, क्योंकि 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा और ये इसको 12 पे कट करेगा और 12 2 ज़ा 24 होता है। तो टाइम आफ्टर 7 आवर्स 12 मिनट्स। अब ये टाइम आपने किसके हिसाब से कैलकुलेट करना है, 12 नून के बाद। तो 12 नून के बाद जो है PM स्टार्ट हो जाता है और उतनी आवर्स उसमें ऐड हो जाएंगे, तो 7:24 PM को ये टेम्परेचर अचीव होगा अगर जो है रेट यही रहता है तो लेकिन उसने एक चीज़ और पूछी है हमसे, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। कह रहे मिडनाइट पे आपका क्या टेम्परेचर होगा। तो देखो मिडनाइट तक स्टार्ट में 12 नून पर टेम्परेचर आपका 12 आवर्स था, अब मिडनाइट तक आवर्स कितने हो जाएंगे 12 आवर्स हो जाएंगे। 12 नून से मिडनाइट तक 12 आवर्स होते हैं, तो डिक्रीज़ है -5 डिग्री पर सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस पर आवर है। तो -5 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो 12 आवर्स में -60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो डिक्रीज़ होगा। तो 25 के अंदर आप -60 ऐड करोगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा आपका -35 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर होगा आपका एट
मिडनाइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि मीना वाज ड्रिलिंग डाउन थ्रू ए 21 सेंटीमीटर थिक कंक्रीट फ्लोर टू इंस्टॉल ए न्यू प्लम्बिंग पाइप। कि मीना को कोई पाइप इंस्टॉल करना है और उसकी थिकनेस है फ्लोर की 21 सेंटीमीटर। तो उसने 5 मिनट तक ड्रिल किया, फिर उसने ब्रेक लिया और फिनिश की ड्रिलिंग अपनी अनदर 2 मिनट्स में। 2 मिनट में वो ड्रिलिंग जो अपनी कंप्लीट कर लेती है, 5 मिनट तक रेस्ट करती है। तो वो ये कह रही है कि एट व्हाट रेट डिड द ड्रिल कट थ्रू द फ्लोर इन सेंटीमीटर पर मिनट। पहले से रेट बताओ कि कितनी देर में कितनी ड्रिलिंग हो रही है और व्हाट अजम्पशंस टू यू नो। तो देखो 21 सेंटीमीटर थिक आपका कंक्रीट फ्लोर है और 5 मिनट वो रेस्ट कर रही है और 2 मिनट्स वो ड्रिलिंग कर रही है, तो टोटल 7 मिनट्स हो गए। तो 7 मिनट्स करने के लिए उसे तो रिक्वायर्ड रेट एट विच ड्रिल कट्स थ्रू द फ्लोर इज़ 21/7। 21 सेंटीमीटर टोटल थिकनेस थी और 7 सेंटीमीटर वो टोटल ले रही है, तो 21/7 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर मिनट, ये उसका रेट है। और वो कह रहे हैं कि इसमें एजम्पशंस आपने क्या कंसीडर की हैं। तो एजम्पशंस इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आप यही मान सकते हो कि वो हर 2 मिनट के बाद जो है कंटिन्यूसली कर रही है, बीच में कोई ब्रेक नहीं है। मैथ्स के क्वेश्चंस में जनरली एजम्पशंस होती हैं, मतलब इतना रियलिस्टिक, इतना प्रिसाइज कोई नहीं कर सकता, लेकिन आप कैलकुलेशन करने के लिए, उसे समझने के लिए और क्लोज रिजल्ट तक जाने के लिए एजम्पशंस करते हो। अब आ जाओ एनरिचमेंट क्वेश्चंस पे। एनरिचमेंट क्वेश्चंस, अब इसमें भी वही रूल है कि एमसीक्यूज़ हैं और इनका कोई करेक्ट आंसर हो सकता है कि कोई भी करेक्ट आंसर ना हो सकता है कि बहुत सारी करेक्ट आंसर्स हों। तो देख लेते हैं क्या है इसका सोल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नंबर्स। कि नंबर से रिलेटेड इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो आपको बिल्कुल अप्रोप्रिएट लग रही है। तो वही कह रहा है नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स फॉर्म इंटीजर्स। आप देखो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो उनका कह रहा है कि उनको अगर आप नेगेटिव नंबर्स ले लोगे तो उनका नेगेटिव कर दो तो आपको इंटीजर्स मिल जाएंगे। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं है ये ट्रू। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव लेने से नेगेटिव नंबर तो इंक्लूड हो गए, लेकिन पॉजिटिव कहाँ गए? पॉजिटिव इंटीजर्स में तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों काउंट होते हैं ना, तो ये स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट नहीं है। और दूसरा, इसमें ज़ीरो को लेकर भी कुछ नहीं बताया है क्योंकि ज़ीरो नेचुरल नंबर्स में काउंट ही नहीं होता है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपके अप्रोप्रिएट नहीं है। अब देखो पार्ट बी में क्या है, इफ़ द साइंस ऑफ डिविडेंड एंड डिवाइजर आर सेम द क्वोशंट विल बी पॉजिटिव, इफ़ दे आर डिफरेंट द क्वोशंट विल बी नेगेटिव। वो ये कह रहा है कि जब आप इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हो तो आपका डिविडेंड और डिवाइजर का साइन अगर सेम होता है, यानी कि अगर दोनों माइनस के हैं या दोनों प्लस के हैं, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव आएगा। ये बात ट्रू है, हमने ऊपर क्वेश्चन में भी किया। और अगर डिफरेंट है तो उनका जो रिज़ल्ट नेगेटिव आता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो बी स्टेटमेंट आपकी राइट है। अब देखते हैं इसके अलावा कोई और स्टेटमेंट राइट है। तो कह रहे हैं होल नंबर्स इंक्लूड ऑल द काउंटिंग नंबर्स दैट इज़ 1 to infinity। हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन होल नंबर्स में ज़ीरो भी काउंट होता है। और वो कह रहे हैं कि ऑल ऑफ द अबव तो नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट पहले ही रॉन्ग हो चुका है। तो इसका आंसर हम बी ही लिखेंगे कि साइन ऑफ डिविडेंड एंड डिवाइजर आर सेम, द क्वोशंट विल बी पॉजिटिव, दे आर डिफरेंट, द क्वोशंट विल बी नेगेटिव। अब देखो क्वेश्चन 2 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कंसेप्ट डिवीजन ऑफ इंटीजर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। कि डिवीजन ऑफ इंटीजर्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ को लेकर आपका कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है 14 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 3.5। दिस शोज दैट डिवीजन इज़ नॉट वैलिड फॉर द क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इससे ये पता लगता है कि आपके डिवीज़न जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए वैलिड नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप दो चीज़ों पर कोई ऑपरेशन करते हो तो आपका जो तीसरा रिज़ल्ट है वो वही आना चाहिए, यानी कि अगर इंटीजर्स को डिवाइड करूँ मैं तो इंटीजर्स आना चाहिए। पर डिवीज़न का ऐसा कोई रूल है नहीं ना, क्योंकि इंटीजर आपका फ्रैक्शन में भी आ सकता है, डेसिमल में भी आ सकता है डिवीज़न का रिज़ल्ट। तो क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीज़न के लिए वैलिड नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी राइट है। अब देखो बी के अंदर है -20 + 30 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू -20 + 5/30 प्लस दिस शोज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न। नो,
अगर आप इनको कैलकुलेट भी करोगे ना तो देखो -20 + 10 हो गया आपका -10, और -10 को डिवाइड करोगे 5 से तो ये देगा आपको -2। और अगर राइट हैंड साइड को डिवाइड कर लो तो -20 डिवाइड बाई 5 होगा -4, और -4 + 10 डिवाइड बाई 2 ये होगा 2। तो -4 + 2 -2 हो गया। लेकिन ये यहाँ पर तो हो रहा है, लेकिन अगर आप कोई और स्टेटमेंट करोगे तो उसमें नहीं होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिवीज़न के लिए जो है वैलिड होती ही नहीं है। कोई यहाँ पे हो रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है ना कि हर जगह होगा। अब देखो पार्ट सी में है 22 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 11 शोज द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ द डिवीज़न। अब इसमें वही बात है, 22 डिवाइड बाई 2 ये बाई चांस आपका 11 आया है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 22 की जगह 23 कर दूँ तो इंटीजर तो वो भी है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आएगा 11.5 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो वहाँ पे इनवैलिड हो जाएगी। तो ये आप नहीं बोल सकते किसी एक पर्टिकुलर रिजल्ट के लिए। अगर कोई चीज़ वैलिड होती है तो वो हर नंबर के लिए वैलिड होनी चाहिए। अगर एक भी आपका केस अलग हो जाता है तो आप नहीं बोल सकते कि वो प्रॉपर्टी उसके लिए वैलिड है। एंड डी ऑल ऑफ द अबव ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट्स मिली है हमें। तो इसमें आंसर क्या होगा कि 14 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 3.5। दिस शोज डिवीज़न इज़ नॉट वैलिड फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी। डिवीज़न वैलिड नहीं है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न वैलिड है। ओके सॉरी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो वैलिड होती है डिवीज़न के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा रिज़ल्ट आया था -2 और -2 ये ठीक आया था। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिवीज़न के लिए वैलिड होती है, यानी कि इस पर वैलिड होगी। तो ये ए और बी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो देखो पहले तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में है कि डिवीज़न इज़ एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। अब आप लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कर लो तो 20 डिवाइड बाई 5 हो गया 4 डिवाइड बाई 2 हो गया 2, और इधर क्या है 20 को डिवाइड करना है 5 डिवाइड बाई 2 से, यानी कि 20 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 बाई 5 से, तो ये आपका होगा 40 बाई 5, तो ये तो आपका 8 आएगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी एसोसिएटिव तो नहीं है, क्योंकि यहीं पे ही आंसर जो है अलग आ रहे हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड, तो आगे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। अब देखो क्वेश्चन इसका पार्ट बी में है 12 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 12। ये तो आपको पिछली क्लासेस के बेसिस पे पता चला होगा कि ये जो है स्टेटमेंट रॉन्ग है। 12 को 3 से डिवाइड करो और 3 को 12 से डिवाइड करो तो कभी सेम नहीं हो सकता ये, और कॉम्पिटेटिव नहीं होता है डिवीज़न। एंड पार्ट सी 15 डिवाइड बाई 3 इज़ नॉट इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 15। हाँ करेक्ट है, दैट डिवीज़न इज़ नॉट कॉम्पिटेटिव फॉर इंटीजर्स, राइट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखो 27 डिवाइड बाई 9 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 9 डिवाइड बाई 3, दस द डिवीज़न इज़ कॉम्पिटेटिव फॉर इंटीजर्स। फिर से वही कॉम्पिटेटिव वाली बात है, आप लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कर लो तो 3 डिवाइड बाई 3 ये आएगा 1, और ये आएगा 27 डिवाइड बाई 3 ये आएगा 9। तो ये दोनों वैसे ही करेक्ट नहीं है, मतलब एक 1 आ रहा है और एक 9 आ रहा है, तो ये पहले ही इक्वल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट जो आपकी रॉन्ग है। तो आंसर है आपका सी कि 15 डिवाइड बाई 3 इज़ नॉट इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 15, दिस डिवीज़न इज़ नॉट कॉम्पिटेटिव फॉर इंटीजर्स। तो ये भी आपका अब कंप्लीट हो गया है एनरिचमेंट क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट हम करेंगे प्री एग्ज़ाम रिव्यू। तो प्री एग्ज़ाम रिव्यू, इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दिया गया है कि हमें डिवाइड करना है 132 को -11 से, -132 को -11 से। अब देखो दोनों ही माइनस के हैं, तो इनको डिवाइड करने पे क्या आएगा, प्लस का नंबर आएगा। तो 12 जो इनको न्यूमेरिकली डिवाइड करने पे आया है वो 12 प्लस का होगा, तो 12 आंसर आपका। अब देखो पार्ट बी में है 2 to 5 को डिवाइड करना है आपने -5 से, तो 2 to 5 बाय -5 लिख लिया। अब देखो एक प्लस का हो गया और दूसरा हो गया माइनस का, तो हमारा रिजल्टेंट नंबर ओवरऑल आएगा माइनस का। और 2 to 5 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 4 से 20 और 2 रिमाइंडर, तो 25 और 25 को 5 से डिवाइड किया तो 5, तो -45 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये प्री एग्ज़ाम रिव्यू का फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 296 डिवाइड बाय ब्लैंक इज इक्वल टू -37। तो 296 को हमने कंसीडर कर लिया कि ये x से डिवाइड हो रहा है, तो 296 बाई x इज इक्वल टू -37/1।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 296/37 की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि -8 आंसर, क्योंकि एक प्लस का है और दूसरा माइनस का है। अब देखो पार्ट बी में है -88 को डिवाइड करना है आपको किसी नंबर से =4 आना चाहिए। तो हमने वही x कंसीडर कर लिया, तो -88/x = 4/1 हो गया आपका। तो x की वैल्यू होगी आपकी -88/4, यानी कि -22 आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें करना सिंप्लीफाई करना है और कमेंट करना है अपना आंसर। तो -49 को डिवाइड करेंगे -7 से और -45 को डिवाइड करेंगे 9 से। तो -49 को डिवाइड किया तो -7 आया और यहाँ से आया -5। अब -7 को -5 से डिवाइड करना है, तो माइनस और माइनस जो है वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो ये 7/5 लिख लो या -7/5 लिख लो, डजंट मेक ए डिफरेंस। तो = 1:2/5 या 7/5 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि सतीश एंड 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स वेंट आउट फॉर लंच, दे एग्रीड टू स्प्लिट द कॉस्ट इक्वली। कि सतीश और उसके फ्रेंड्स जो हैं वो लंच के लिए गए हैं और उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपनी कॉस्ट को जो है स्प्लिट करेंगे, मतलब कि आपस में बराबर बांट लेंगे। तो ये कह रहा है कि जब बिल आया तो वो 515 रुपीज़ का था और वो सतीश ने अपने क्रेडिट कार्ड से पे कर दिया। तो अब वो ये बताओ कि बाकी उसके फ्रेंड्स को अब उसके फ्रेंड्स ने सतीश को कितना पे करना है। तो देखो टोटल बिल कितना पे किया उसने 515, और सतीश को इंक्लूड करके फ्रेंड्स कितने हुए 1 + 4 5। तो और टोटल शेयर कितना है सबका, तो 515 को 5 से डिवाइड करोगे तो 103। तो हर एक पर्सन ने उसको 103 जो है पे करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एक एलिवेटर डिसेंड हो रहा है किसी माइन शाफ्ट के अंदर और उसका रेट है 6 मीटर पर मिनट, कि 1 मिनट में 6 मीटर जो है वो टॉप से डाउन जा रहा है। तो वो कह रहा है कि वो डिसेंड जो था वो 10 मीटर से स्टार्ट हुआ, तो -350 मीटर ग्राउंड के अंदर पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो देखो स्टार्ट कितने से हुआ है, जो हम डिसेंड जो है वो नेगेटिव से डिनोट करते हैं कि ऊपर से नीचे जा रहा है, तो वो नेगेटिव नंबर से डिनोट होगा। तो आप मान लो कि उसकी इनिशियल हाइट 10 है, तो डेप्थ जो है उसकी -350 मीटर है। तो उसका टोटल डिसेंड उसे कितना चाहिए होगा, तो -350 उसके फाइनल पोजीशन है और 10 पे वो है, तो -350 में से 10 माइनस किया तो -360 मीटर इस पे उसे पहुंचना है। और उसकी स्पीड क्या है 6 मीटर पर मिनट, बट -6 मीटर, क्यों, क्योंकि नीचे जा रहा है। अब देखो वो कह रहा है कि टाइम कितना लेगा। अब टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है -360 मीटर और स्पीड है उसकी -6 मीटर पर मिनट। इसको डिवाइड करेंगे तो -360 डिवाइड बाय -6, तो ये हो जाएगा आपका 60 मिनट्स आंसर। और इसका या फिर इसे 1 आवर लिख लो तो भी आपका आंसर जो है वो सेम ही रहेगा। ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो NCERT एग्जाम्पलर्स में पहला क्वेश्चन आपको बोला गया है कि एक ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन चल रहा है जिसमें 50 क्वेश्चन है और एक स्टूडेंट है उसे 2 मार्क्स मिलते हैं अगर तो उसने सही जवाब दे दिया, और -2 मार्क्स मिलते हैं अगर उसने इनकरेक्ट जो आंसर दिया, और अगर कुछ भी आंसर नहीं दिया है तो 0 मार्क्स हैं उसके। तो अब यश ने स्कोर किया है 94 मार्क्स। तो अब बताओ कि उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उसने कितने सही आंसर दिए होंगे, कितने गलत आंसर दिए होंगे। तो देखो फ्रेंड्स 50 क्वेश्चंस टोटल हैं और 94 मार्क्स उसके आ चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उसने 47 करेक्ट आंसर तो ज़रूर दिए हैं। कैसे निकाला मैंने कि 94 मार्क्स हैं और 2 मार्क्स उसे अवार्ड किए हैं 1 क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट है। तो 94/2 तो = 47 आंसर तो उसके करेक्ट होने ही चाहिए, क्योंकि अगर 47 से कम जाओगे तो आपके 94 मार्क्स टोटल नहीं आ पाएंगे। तो अब एक सिचुएशन ये है कि उसने 47 करेक्ट दिए हों और 3 जो है उसने अटैम्प्ट ही ना किए हो, यानी कि 3 के लिए उसे 0 मिले और 47 करेक्ट, तो 94 + 0 मिलके 94 आ गया। अब दूसरा क्या है कि उसने 48 करेक्ट आंसर दिए हों, 48 करेक्ट हो और 1 इनकरेक्ट हो, और 1 है जो उसने अटैम्प्ट ही नहीं किया है, तो क्या हो गया प्लस का 96। 48 करेक्ट की वजह से जो नहीं अटैम्प्ट किया उसका 0 और 1 इनकरेक्ट का -2 लग के, तो 96 और -2 ये आपका ऐसे 94 बनाओ। अब इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी आपकी बनेगी नहीं, क्योंकि अगर आप 47 से नीचे आप जा नहीं सकते और आगे अगर आप जाओगे तो 49 आपको करने पड़ेंगे करेक्ट आंसर्स। तो 49 करेक्ट आंसर्स 98 मार्क्स देंगे, उसके लिए आपको -4 चाहिए होगा। तो -4 के लिए आपको मिनिमम 2 इनकरेक्ट आंसर्स चाहिए, लेकिन अगर आपको 2 इनकरेक्ट आंसर्स चाहिए तो आपके टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 51। तो क्वेश्चन तो 50 ही है ना,
तो वो पॉसिबिलिटी आपकी क्रॉस हो जाएगी और बस यही 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि या तो 47 करेक्ट थे और 3 नॉट अटेम्प्टेड थे, या फिर 48 करेक्ट थे, 1 नॉट अटेम्प्टेड था और 1 करेक्ट आंसर था, 1 इनकरेक्ट आंसर था, सॉरी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें बोला गया है कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसके 25 फ्लोर्स हैं अबव द ग्राउंड और हर एक की हाइट जो है वो 5 मीटर है और इट इज़ 3 फ्लोर्स इन द बेसमेंट ऑफ हाइट 5 मीटर। So a lift in the building moves at the rate of 1 meter per second. If a man starts from 50 meter above the ground, how long will it take to reach second floor of the basement? वही कह रहे हैं कि 25 फ्लोर्स की बिल्डिंग है और हर एक लेवल की जो हाइट है वो 5 मीटर है, तो उसके अंदर बेसमेंट के अंदर भी 3 फ्लोर्स हैं और उनकी भी हाइट जो है वो 5 मीटर है। तो वो कह रहे हैं कि एक लिफ्ट है आपकी बिल्डिंग में, वो मूव कर रही है 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो अगर एक मैन स्टार्ट करता है 50 मीटर अबव द ग्राउंड, जब स्टार्टिंग में उसकी लिफ्ट कहाँ है, ग्राउंड से 50 मीटर ऊपर है, तो लेकिन उसे पहुंचना कहाँ है, सेकंड फ्लोर ऑफ द बेसमेंट पे, बेसमेंट के सेकंड फ्लोर पे उसे पहुंचना है। तो देखो उसने डिस्टेंस नहीं दिया है यहाँ पे, लेकिन हमें सेकंड फ्लोर की हाइट निकालने का तरीका बता दिया है। तो अब देखो डिस्टेंस बिटवीन ग्राउंड फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर ऑफ बेसमेंट कितना होगा, 5 मीटर की लेंथ है तो ऑब्वियसली 5 × 2 10 मीटर होगा। अब देखो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, उसका 50 मीटर अबव द ग्राउंड है और बेसमेंट का सेकंड फ्लोर उसको 10 मीटर और ट्रैवल करना है, तो 50 + 10 हो गया आपका 60 मीटर और स्पीड क्या है उसकी 1 मीटर पर सेकंड। अब टाइम निकालने का आपको पता है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होगा, 60 मीटर डिवाइड बाय 1 मीटर पर सेकंड, तो 60 सेकंड्स आपका आंसर या फिर 1 मिनट आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो ये NCERT एग्जाम्पलर्स भी आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके इस वीडियो में पूछ सकते हो और लर्निंग आउटकम 2 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग।